हेलो एवरीवन। सो हम लोग कस्टम्स पढ़ रहे थे, है ना। और कस्टम हम लोगों ने शुरू भी किया है और मैं बिलीव करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने कुछ वीडियोस कस्टम्स के पढ़े। सो वी आर स्टडिंग कस्टम लॉज। सो एज यूजुअल हमारा जो प्रोसेस है, पहले हम लोग देख लेंगे कि कस्टम का क्या है, वेटेज कितने मार्क्स के लिए वगैरह आने वाला है ये, ठीक है। तो सिलेबस में जैसे कि हमारे कस्टम्स है 20% पोर्शन वाला, राइट। सो वी आर स्टडिंग ऑल दिस वीडियोज़ फॉर 20 मार्क्स, राइट। जिसमें आपको थ्योरी भी आएगा, प्लस प्रैक्टिकल भी आएगा, प्लस ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे। स्पेसिफिकली अगर जाना है तो जनरली कस्टम्स के ऊपर 5 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जो हो सकता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, राइट। जो हो सकता है फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन हो सकता है, मैच द पेयर वाला भी क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट 1 मार्क यूज के लिए 5 क्वेश्चन जनरली आते हैं। प्रैक्टिकल आप पकड़ लीजिए कि 8 से लेकर 10 मार्क का प्रैक्टिकल होगा और बचा हुआ फिर जो होगा वो थ्योरी पोर्शन होगा। चलिए, इस पार्ट को एक बार फिर से देखने के बाद में हम लोग बढ़ते आगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ। अभी तक हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया है। सो अभी तक हम लोगों ने, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, इतना हमने कंप्लीट किया है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है व्हाट इज टैक्स, व्हाई टैक्सेस आर लेविड एंड पावर टू लेवी टैक्सेस, बराबर है। एंड ये बेसिक था इंडायरेक्ट टैक्सेशन का, विच इज एप्लीकेबल फॉर जीएसटी एंड कस्टम्स बोथ। देन हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक्स ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। तो ये दो जो पॉइंट्स हमने पढ़े, इसके ऊपर हमने पढ़ा था कि सर मेजॉरिटीली क्या आने आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, बराबर है। देन हम लोगों ने पढ़ा है टैक्सेबल इवेंट क्या है, रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी का क्या रहेगा, मतलब फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करे, वो था एक्सचेंज रेट में। बीसीडी किस रेट का लगाया हमने वो भी पढ़ा। देन एक्सपोर्ट के लिए कस्टम ड्यूटी का क्या रेट रहेगा, और देन सम स्पेशल केसेस पढ़े। तो इसमें जनरली मेजरली आ सकता है, क्या आ सकता है, प्रैक्टिकल आ सकता है। मेजरली 90% ऑफ द केसेस में क्या आएगा, प्रैक्टिकल आएगा। एक आधे बार अगर थ्योरी क्वेश्चन आया तो आया, मतलब वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर कि इसमें मुझे पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। देन हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी में अगेन सर ज़्यादा करके क्या आएगा, थ्योरी आएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या है, वो कब लेवी करते हैं, उसके 2 टाइप्स क्या है, हमने वो पढ़े। देन हम लोगों ने पढ़ा है कि सर आईजीएसटी भी क्यों आता है कस्टम में, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसका रीज़न क्या है। देन कॉम्पेंसेशन सेस क्या है, एंटी सब्सिडी ड्यूटी क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ कैसे होती है, सेफ गार्ड ड्यूटीज़ कैसे होती है, हमने सब पढ़ा है। तो आई बिलीव आप लोगों को उतना पता है। मतलब ये जो 4 पिलर्स या 4 पार्ट्स हम लोगों ने पढ़े वो आप लोगों को पता होने चाहिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ थ्रू डिफरेंट वेरियस वीडियोस। अब हम लोग बढ़ रहे हैं कस्टम के अगले पिलर में, जिसका नाम है वैल्यूएशंस अंडर कस्टम्स, राइट। सो आप लोगों का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आएगा इस वैल्यूएशन के चैप्टर में से, राइट। इट मे बी फॉर 8 मार्क्स, इट मे बी फॉर 9 मार्क्स, इट मे बी फॉर 10 मार्क्स। तो आपके पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप 8 मार्क का है तो 8 में से 8 कमाओ, 9 मार्क का है तो 9 में से 9 कमाओ, 10 मार्क का है 10 में से 10 कमाओ, राइट। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर। या फिर इन अदर वर्ड्स, अगर आप कुछ गड़बड़ करके आते हो देन देयर विल बी 0 आउट ऑफ 8, 9 और 10। तो अगर 0 मिले तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते, राइट। तो व्हाट प्रोसेस यू हैव टू फॉलो, ये आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं वैल्यूएशन। सो वैल्यूएशन को हम अलग अलग सीक्वेंस में, अलग अलग पार्ट्स में आपको अलग अलग वीडियोस में मिलेंगे। आज का जो मेरा वीडियो का मेन फोकस है वो है पहले तो आप लोगों को जो इसकी टेक्निकल प्रोविजंस है, यानी कस्टम लॉ की जो प्रोविजंस है जो हमें प्रैक्टिकल में अप्लाई करनी है वाइल कैलकुलेटिंग और वाइल वैल्यूइंग द कस्टम्स। पहले हम आज लोग प्रोविजंस पढ़ेंगे, देन फिर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, देन फिर हम लोग कुछ और प्रोविजंस करेंगे। सो दिस वे वी विल गो, प्रोविजन प्रैक्टिकल प्रोविजन, पीपीपी। वैसे आप लोगों ने मेरे बाकी के भी वीडियोस देखे होंगे, तो हम लोगों ने सेम टेक्निक फॉलो किया है। जैसे अगर आप पिछला देखते हो तो हमने पहले थ्योरी पढ़ा, देन प्रैक्टिकल पढ़ा, देन थ्योरी पढ़ा, मीन्स वी स्टडीड प्रोविजन, प्रैक्टिकल, प्रोविजन, अगेन प्रैक्टिकल। तो सेम लॉजिक से हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे वैल्यूएशंस की तरफ। सो वैल्यूएशन में सबसे पहला सवाल आता है सर व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। सो अगर हम लोग इन जनरल देखें तो इन जनरल इन टोटल देयर आर टोटल 6 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। टोटल हमारे पास में कितनी मेथड्स है, 6 मेथड्स, 6 मेथड्स, राइट। और हर एक मेथड अप्लाई करने की अपनी कंडीशंस है और अपना रीजन है। बट एक चीज आपको याद रखनी है, सारी मेथड आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में अप्लाई करनी है।
मतलब पहले आपको चेक करना है मेथड 1, अगर ये अप्लीकेबल है तो आपका क्लोज हो गया इशू। इफ दिस इज अप्लीकेबल देन फॉलो दिस मेथड। अगर मेथड 1 के आप कुछ कंडीशंस या कुछ सिचुएशन फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर आप आगे जाके अप्लाई करोगे मेथड 2। तो सर मेथड 1 अप्लीकेबल नहीं था इसलिए मैंने मेथड 2 देखा। अगर मेथड 2 की आपने कंडीशंस और सिचुएशंस फॉलो कर दिया तो मेथड 2 लगाओ। अगर मेथड 2 की कंडीशंस और सिचुएशंस फॉलो नहीं किया तो फिर आप मेथड 2 को कैंसिल करके आप मेथड 3 की तरफ जाओगे। सेम वे में आप 4 चेक करोगे, सेम वे में आप 5 चेक करोगे, सेम वे में आप 6 चेक करोगे। सो दिस मेथड्स आर टू बी अप्लाइड इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर, इन द असेंडिंग ऑर्डर। पहले मेथड 1 लगा लीजिए, मेथड 1 हो गया तो खत्म, फिर मेथड 2 3 4 5 6 की जरूरत नहीं है। अगर मेथड 1 अप्लीकेबल नहीं है मतलब आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा सर व्हाई मेथड 1 इज नॉट अप्लीकेबल, देन यू अप्लाई मेथड 2, देन यू अप्लाई मेथड 3, देन यू अप्लाई मेथड 4। दिस वे आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में जाते रहिए। और मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप लोगों को नोटबुक पेन पेंसिल लेकर बैठना है और जो भी स्लाइड्स के ऊपर या वीडियो में आपको जो भी चीज़ें दिख रही है आपको नोट डाउन करते चलना है। प्रैक्टिकल्स है तो क्वेश्चन भी लिखना है और उसका आंसर भी लिख कर लेने का है, राइट, क्योंकि एग्जाम में आपको यही चीज़ें रिप्रोड्यूस करनी है। तो चलिए, अगर आपको मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन में वैल्यूएशन रूल्स के लिए सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले दिस मेथड्स आर टू बी अप्लाइड इन दी सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो ये जो मेथड है ये आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में अप्लाई करनी है। पहले मेथड 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, लाइक दिस आपको जाना है। When the first method is not applicable, then second method has to be applied and so on and so forth. If transaction value, ये transaction value क्या है ये हम पढ़ेंगे, ये एक मेथड है हमारे पास में transaction value valuation का, ठीक है। So if transaction value is rejected by the department, then department has to go sequentially and cannot straightforward adopt the residual method। मतलब ये क्या है, यहाँ पे डिपार्टमेंट जो वर्ड है, डिपार्टमेंट का वर्ड का मतलब है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब क्या, जो कस्टम ऑफिस रहेगा या जो इंडायरेक्ट टैक्स का ऑफिसर रहेगा वो जो चेक करेगा उसकी बात कर रहे हैं, राइट। सो व्हाट आर दिस मेथड, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चलिए, तो आपको याद रखना है कि ये मेथड आपको सिक्वेंशियली अप्लाई करनी है। पहले आपको फर्स्ट मेथड अप्लाई करनी है, अगर वो उसमें आपको जवाब मिल गया तो इशू क्लोज हो गया। अगर आपको फर्स्ट मेथड में जवाब नहीं मिला तो फिर आप अप्लाई करोगे सेकंड मेथड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप लोग आगे बढ़ोगे, ठीक है। और अब जब हम लोग ये मेथड्स पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन की, तो ये पढ़ते समय आपको बता दूं, हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपको अभी इमीडिएटली समझ में ना आए बिकॉज इट हैज अ लिंक टू दी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, राइट। सो चिंता नहीं करने का, एज यूजुअल उसका नोट डाउन करके रखने का, अगले वीडियोस देखने का, उसमें अगर क्लियर हो गया तो इशू क्लोज, उसमें भी क्लियर नहीं हुआ तो मुझे पूछिए, जब हम लाइव लेक्चर्स में आएंगे आपकी क्वेरीज सॉल्व कर लीजिए। ध्यान ये रखना है कि आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाए और आपको 20 में से 20 मार्क्स मिले कस्टम्स के अंदर। थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव अगर छोड़ दूं तो 20 में से एटलीस्ट 15-16 मार्क्स तो मिनिमम आपको को मिले। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगर किसी के मन में ये सवाल है कि थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव छोड़ दूं तो रीजन बिंग कि अगर राइट शॉर्ट नोट वाला सवाल आया 4 मार्क के लिए तो जरूरी थोड़ी आपको उसमें से 4 में से 4 मिलेंगे, हो सकता है 2-3 मिले, ठीक है। चलिए, तो दीज आर 6 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, राइट। दिस इज मेथड 1 जिसको हम कहते हैं वैल्यूएशन बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। दिस इज मेथड 2 जिसको हम कहते हैं वैल्यूएशन बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। दिस इज मेथड 3 जिसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स। दिस इज मेथड 4 जिसको हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड। दिस इज मेथड 5 जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव मेथड। इसको कहते हैं मेथड 6 जिसको हम कहते हैं रेसिड्यूअल मेथड, ठीक है। सबसे पहले आप लोग कोशिश करोगे कि जो वैल्यू है इंपोर्टेड गुड्स का या जो वैल्यूएशन करना है हमें कस्टम्स में वो हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू पे हो जाए। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब क्या, वो प्राइस जिस अमाउंट पे आपने ट्रांजैक्शन इनकर्ड किया या ट्रांजैक्शन आपने एग्जीक्यूट किया है। जैसे मान लेते हैं आप लोग ने यूएसए से एक पेन इंपोर्ट किया, तो आपने यूएसए से एक पेन इंपोर्ट किया, तो ये पेन की एक्चुअल सीआईएफ वैल्यू कितनी है। सीआईएफ वैल्यू मतलब क्या, कैरेज इंश्योरेंस फ्रेट को मिलाकर, यानी आपके इंपोर्ट के प्लेस पर आने तक के, मतलब मान लेते हैं यूएसए से बाय सी रूट अगर गुड्स आ रहे हैं ये, तो यूएसए से अगर सी रूट से अगर गुड्स आ रहे हैं तो यूएसए के पोर्ट से निकलने के बाद इंडियन पोर्ट पर आने तक का, मुंबई पोर्ट पर अगर आ रहा है तो मुंबई पोर्ट पर आने तक का कितना प्राइस है, दैट इज माय सीआईएफ वैल्यू, राइट। सो अगर सीआईएफ वैल्यू या ट्रांजैक्शन वैल्यू अप्लाई करने के देयर आर फ्यू कंडीशंस, कंडीशंस क्या हम पढ़ेंगे बाद में। अगर वो कंडीशंस आपने सेटिस्फाई कर दिया तो आप लोग वैल्यूएशन करेंगे बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, इशू क्लोज, राइट। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू पे नहीं हुआ तो फिर आप आगे जाओगे, देखोगे ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। आइडेंटिकल गुड्स मतलब क्या, मतलब
मान लेते हैं कि हम लोगों ने एक रेड कलर का पेन इंपोर्ट किया, राइट। सो अगर रेड कलर के पेन इंपोर्ट करने के बाद में उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू पे अगर हमारा आंसर खत्म हो गया तो इशू क्लोज। लेकिन टीवी पे अगर आंसर नहीं हो रहा है, टीवी मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट किया, जैसे रेड कलर का पेन इंपोर्ट किया था, इसका एग्जैक्टली आइडेंटिकल, एग्जैक्टली ट्विंस प्रोडक्ट कौन सा है, उसके हिसाब से उसका वैल्यू होगा। अगर मान लेते हैं ये भी अप्लीकेबल नहीं है तो हम जाएंगे सिमिलर गुड्स को। सर आइडेंटिकल गुड्स अगर नहीं मिल रहा है तो हम कौन सा गुड्स लेंगे, सिमिलर गुड्स लेंगे। सिमिलर गुड्स एग्जैक्टली ट्विंस नहीं होता है, उसमें थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। सिमिलर नहीं मिला तो हम पढ़ेंगे डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव नहीं मिला तो हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिव मेथड, कॉम्पिटिव नहीं मिला तो हम पढ़ेंगे रेसिडुअल मेथड। आज हमें ये 6 मेथड के ऊपर थोड़ा सा समझना है, देन ईच एंड एवरी मेथड के ऊपर हम प्रैक्टिकल्स करेंगे। अभी तक के हम लोगों ने जो स्लाइड्स पढ़ी, मतलब जो पढ़ा, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ये वैल्यूएशन रूल्स क्या है, ये जो हमने पढ़ा, और देन हमने पढ़ा कि ये मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन क्या है। इसके ऊपर भी थ्योरी क्वेश्चंस आ चुके हैं। जैसे एक बार सवाल आया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन वैल्यूएशन रूल, तो वैल्यूएशन रूल पे जो शॉर्ट नोट आई थी वो आई थी 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को वो जो स्लाइड में हमने जो भी दिया है कि वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में अप्लाई करना है डायरेक्टली। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू अप्लीकेबल नहीं है तो आप डायरेक्टली ये लास्ट मेथड रेसिडुअल मेथड नहीं ले सकते हो, आपको पहले 1 2 3 4 5 6 करते हुए जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दिया था ना हमने कि आप डायरेक्टली रिजेक्ट करके डायरेक्टली आप रेसिडुअल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको पहले देखना पड़ेगा टीवी नहीं है तो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं है तो सिमिलर, सिमिलर नहीं है तो डिडक्टिव, डिडक्टिव नहीं है तो कॉम्पिटिव, कॉम्पिटिव नहीं है तो फिर रेसिडुअल लो। तो ये सब पॉइंटर्स आपको लिखने हैं सबसे पहले कि ये ऑल मेथड्स हैव टू बी अप्लाइड ऑन सीक्वेंशियल ऑर्डर। देन ट्रांजैक्शन वैल्यू को रिजेक्ट किया तो डायरेक्टली आप रेसिडुअल नहीं ले सकते हो, पहले बीच की मेथड्स लेनी पड़ेगी, ये सब लिखना है। ये सब लिखने के बाद अलॉन्ग विद बैकग्राउंड ऑफ वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 मार्क्स और 3.5 मार्क्स। 4 में से 4 बनने के चांसेस कम है क्योंकि जनरल क्वेश्चन, राइट। ज्यादा ही किस्मत खराब रही तो 2 मार्क्स तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके नीचे आपको उतारेगा नहीं, और पढ़ ले अच्छा है। ये एक सवाल आ सकता है। दूसरा सवाल, एक बार जो पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था आपको कि व्हाट आर मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन अंडर कस्टम। एक बार पूछा था यह सवाल 4 मार्क के लिए, एक बार पूछा गया था 5 मार्क के लिए। कौन सी मेथड्स है, तो आपको सिंपली लिखना है कि देयर आर टोटल 6 मेथड्स। मेथड 1 इज ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड, मेथड 2 इज ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, मेथड 3 is transaction value of similar goods, method 4 is deductive method, method 5 is computed method and method 6 is residual method। इतना लिखो। 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 में से 4 देगा वो, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 में से 5 देगा वो ऑफिस या जो एग्जामिनर है आपको 4 में से 4 मार्क्स देगा, 5 मार्क का सवाल है तो 5 में से 5 मार्क्स देगा। तो दोनों पार्ट पर सवाल आ चुके हैं। हम लोग प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे बट वंस वी आर डन विद द कस्टम्स लॉ, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हुए हमने को पढ़ना है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। तो एक एक मेथड के ऊपर हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, और ये इंडिपेंडेंट मेथड के ऊपर भी आप लोगों को एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। जैसे कई बार पूछा गया राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, थ्योरी क्वेश्चन, या फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, या फिर सवाल आ चुका है कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स। तो दोनों का जवाब, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस पर्टिकुलर स्क्रीन पर या स्लाइड में आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास में एक ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड है, देन आई हैव ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, देन आई हैव ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स, देन आई हैव ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ डिडक्टिव मेथड, देन आई हैव कॉम्प्यूटेड मेथड एंड एट द एंड आई हैव रेसिडुअल मेथड। ऐसे सारी मेरे पास में मेथड्स अवेलेबल है। अब ये एक एक मेथड को अप्लाई करने की कौन सी कंडीशंस है हम लोग वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था ना यू नीड टू सेटिस्फाई सम कंडीशंस। सो व्हाट आर द कंडीशंस टू अप्लाई ट्रांजैक्शन वैल्यू, हम अभी इसके नीचे एक के नीचे एक पढ़ेंगे। अगर वो कंडीशंस आपने सेटिस्फाई कर दिया तो टीवी से यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू से वैल्यूएशन करो, आंसर आ गया। उसमें कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर आप जो आइडेंटिकल गुड्स, उसमें कि नहीं किया तो आप सिमिलर गुड्स। इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब आप लोगों को ये सारा पढ़कर समझकर याद रखना है। सो ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर लेना है तो क्या क्या कंडीशन है ट्रांजैक्शन वैल्यू अप्लाई करने की। सो दीज आर 4 कंडीशंस, 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले कहा सेलर शुड नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन द इंपोर्टेड गुड्स, यानी
जो हमारा एक्सपोर्टर है, ठीक है, और एक है हमारे पास में इंपोर्टर, बराबर है। एक्सपोर्टर है कौन है, एक्सपोर्टर इज योर सेलर, तो ये इसका कुछ कंट्रोल नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, ठीक है। दूसरी कंडीशन है द सेल प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन, मतलब आपके इनवॉइस में जो अमाउंट लिखी है, मे बी इन डॉलर, मे बी इन रुपीज और वॉट एवर करेंसी, दैट इनवॉइस प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लेते हैं कि आप लोग एक गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आपने कहा उस एक्सपोर्टर को कि भाई इसका रॉ मटेरियल भी आपको मैं ही दूंगा, या फिर इसका मार्केटिंग भी मैं ही करूंगा, तो जो इनवॉइस की प्राइस है दैट इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, बिकॉज इफ यू आर प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल समथिंग टू समवन, तो आप क्या बोलोगे, उसकी अल्टीमेट जो एंड प्राइस है उस पर थोड़ा सा डिडक्शन मिलना चाहिए। तीसरा, सेल प्रोसीड शुड नॉट बी शेयर्ड विद द एक्सपोर्टर बाय द इंपोर्टर आफ्टर सेल। जैसे कई बार ऐसे अग्रीमेंट में लिखा जाता है कि एक्सपोर्टर कुछ माल बेच रहा है, इंपोर्टर इसको सेल करेगा, और सेल करने के बाद उसका एक प्रोसीड, एक पोर्शन रहेगा जो एक्सपोर्टर के साथ में शेयर करेगा। तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन या ऐसा कोई शेयरिंग अग्रीमेंट होना नहीं चाहिए। एंड द लास्ट में कहा है द बायर एंड द सेलर शुड नॉट बी रिलेटेड। ये कुछ 4 मेजर कंडीशन, राइट। अगर ये चारों की चारों कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर लिया, चारों कंडीशन एंड वाली है, मतलब 1 सेटिस्फाई एज वेल एज 2 सेटिस्फाइड एज वेल एज 3 सेटिस्फाइड एज वेल एज 4 सेटिस्फाइड, देन आप लोग वैल्यूएशन बेस्ड ऑन करोगे ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर चारों में से एक भी कंडीशन आपने सेटिस्फाई नहीं किया तो वैल्यूएशन ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेसिस पर होने वाला नहीं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, राइट। सो ये चारों कंडीशंस क्या है हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा अगर कंडीशन को मुझे इजी लैंग्वेज में समझने का है, सो मेक इट इजियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग कहेंगे सर फर्स्ट बायर एंड सेलर शुड नॉट बी रिलेटेड। पहली कंडीशन ये है कि बायर एंड सेलर शुड बी अनरिलेटेड पार्टीज, तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट कि सर बायर और सेलर शुड बी अनरिलेटेड पार्टीज, ठीक है, ओके। दूसरा हम कहेंगे प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, जो सेल्स प्राइस है या जो ट्रांजैक्शन का प्राइस है दैट इज द सोल कंसिडरेशन, ठीक है। तीसरा, सेलर का इंपोर्टर के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं होना चाहिए, और चौथा, कोई आप सेल प्रोसीड शेयर मत करो। अब ये क्यों है, अब मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि एक यूएसए की कंपनी है, ठीक है। इस यूएसए के कंपनी की इंडिया में एक सब्सिडियरी है, ठीक है। एक यूएसए की कंपनी है जिसकी इंडिया में क्या है, एक सब्सिडियरी है। तो क्या लगता है कि जो इनवॉइस प्राइस रहेगी हमारी वो अनकंट्रोल या आर्म्स लेंथ प्राइस रहेगी? डेफिनेटली नहीं। हो सकता है यूएसए वाला इंडिया को बीइंग अपनी सब्सिडी है तो कुछ डिस्काउंट पर देवे, हो सकता है कस्टम ड्यूटी बचाने के चक्कर में वो बोले कि भाई जो इनवॉइस मैं दे रहा हूँ वो नॉर्मल प्राइस की जगह पर मैं 50% प्राइस पर ही देता हूँ, सो दैट मेरी कस्टम ड्यूटी बचे। तो इस केस में अगर मैं इनवॉइस प्राइस लूंगा या ट्रांजैक्शन वैल्यू लूंगा उसमें तो गवर्नमेंट का नुकसान हो गया, इसके लिए कंडीशन डाली, बराबर है। अगर आपको दूसरा एग्जांपल समझना है, सो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एक्सपोर्टर है, ठीक है, और आप लोग कौन हो, इंपोर्टर हो, ठीक है। आपने क्या बोला एक्सपोर्टर को कि जो भी इसके लिए रॉ मटेरियल लगेगा वो हम सप्लाई करेंगे, तो आप क्या बोलोगे कि जो भी इनवॉइस प्राइस रहेगी एक्स अमाउंट, उसमें से आप हमारा रॉ मटेरियल का प्राइस लेस करो और फिर मुझे इनवॉइस दो। मतलब अगेन ये जो हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू जो यहाँ पे दिख रहा है ये एक्यूरेट नहीं है, अगेन हमारा कस्टम का नुकसान हो जाएगा गवर्नमेंट का, इसलिए कंडीशन है, राइट। सिमिलरली अगर ऐसा कहा जाए कि इंपोर्टर क्या करेगा, जो भी प्रोडक्ट सेल करेगा ये इसका एक पोर्शन वो सेल होने के बाद में एक्सपोर्टर को देगा, तो जो इसकी इंपोर्ट की प्राइस रहेगी उसमें कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना, बराबर है। मतलब ये जो ये जो चारों की चारों कंडीशंस आपको दी गई है, ये देने का पर्पस क्या है, बिकॉज अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही मैं ये मान सकता हूँ कि जो मेरा इनवॉइस प्राइस है यानी कि मेरा जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है ये एक्चुअल में है, या फिर इसको अलग वर्ड्स में कहते हैं ये क्या है, आर्म्स लेंथ है,
ठीक है, एक बार फिर से अगर हमको देखना है, मतलब हम क्या कहते हैं कि अगर आपने ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई किया तो ही प्रैक्टिकल में हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है या फिर इनवॉइस प्राइस है वो एक्चुअल में, एक्चुअल मतलब क्या, आर्म्स 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 लेंथ का मतलब क्या है कि इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे अनरिलेटेड पर्सन को एक प्रोडक्ट $1000 में बेच रहा हूँ और मेरा रिलेटिव है तो मैं उसको $900 में दे रहा हूँ, तो एक तो ये 900 पे अगर मैं ड्यूटी मांगूंगा तो गवर्नमेंट को तो नुकसान हो गया। देयरफॉर दिस 4 कंडीशंस आर गिवन टू। ठीक है, तो आपको ये कंडीशंस याद होना। कई बार पूछा गया राइट शॉर्ट नोट और ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू या फिर व्हाट आर द कंडीशंस फॉर वैल्यूएशन बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो इजी वे में अगर अपने को समझने का, सबसे पहले मैं क्या कहूंगा कि सर सेलर एंड बायर ये क्या होने चाहिए, अनरिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। ठीक है, जो मेरा प्राइस है वो मेरा सोल कंसिडरेशन है। दूसरा कि सर एक्सपोर्टर का इंपोर्टर पे कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और तीसरा, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के साथ में कोई भी प्रोसेस शेयर ना करे। सिंपल आर दिस रूल्स और दिस कंडीशंस, राइट। सो अगर आप लोग ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो देन वैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। अदरवाइज अगर इन चारों में से आपने कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर आप जाओगे बेस्ड ऑन वैल्यूएशन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। अब सबसे पहले आपको समझने का कि सर व्हाट डू यू मीन बाय टर्म आइडेंटिकल गुड्स, बराबर है। सो आइडेंटिकल गुड्स मतलब एग्जैक्टली ट्विंस। एग्जैक्टली ट्विंस मतलब क्या, कलर, डिजाइन, यूटिलिटी सब कुछ सेम है, इसको कहते हैं हम आइडेंटिकल गुड्स। दूसरा एक वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है सिमिलर गुड्स। थर्ड मेथड को हमने कही है ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स। तो सर सिमिलर गुड्स का मतलब क्या है, सिमिलर गुड्स में उसका जो यूटिलिटी है वो सेम होना चाहिए आपके इंपोर्टेड गुड्स के हिसाब से। बाकी माइनर चेंजेस जैसे कलर, डिजाइन ये अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आप लोगों ने रेड पेन इंपोर्ट किया, ठीक है, आप लोगों ने ये रेड पेन इंपोर्ट किया, ठीक है। अगर आप लोग ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो वैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन। लेकिन आप चारों में से अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे तो आप क्या देखोगे, वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। तो आइडेंटिकल गुड्स क्या है, ये रेड पेन। तो आप लोग देखोगे इनका इनका टीवी कितना है उसके ऊपर आप भी मुझे कस्टम ड्यूटी पे करोगे। लेकिन मान लेते हैं ये भी अवेलेबल नहीं है, मतलब हमें आइडेंटिकल गुड्स अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, सिमिलर गुड्स। सिमिलर गुड्स मतलब क्या, आपने इंपोर्ट तो रेड पेन किया बट ये ब्लू पेन भी सिमिलर हो सकता है। कैसे सर, ये भी लिखने का काम करता है, ये भी लिखने का काम करता है, राइट। तो आप लोग देखोगे वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स। आइडेंटिकल गुड्स मतलब क्या, एग्जैक्टली ट्विंस। एग्जैक्टली ट्विंस मतलब क्या, सेम कलर, सेम ब्रांड, सेम नेचर, सेम यूटिलिटी। जैसे रेड पेन कंपेयर्ड विद रेड पेन, सेम कलर का, सेम ब्रांड का, सेम यूटिलिटी का, ये भी रेट चलेगा, ये भी रेट चलेगा। सर सिमिलर मतलब क्या, आप रेड पेन को कंपेयर कर रहे हो ब्लू पेन से, इसको हम कहेंगे सिमिलर, राइट। मतलब अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू एप्लीकेबल नहीं हुआ तो आप लोग देखोगे कि जो आपने रेड पेन इंपोर्ट किया है क्या इसका आइडेंटिकल गुड्स का टीवी अवेलेबल है मुझे उस समय पर। इफ यस तो आप इस प्राइस पे मुझे कस्टम ड्यूटी पे कर दो। अगर आइडेंटिकल अवेलेबल नहीं है तो मैं देखूंगा क्या रेड पेन का सिमिलर गुड्स का टीवी अवेलेबल है, यानी ब्लू पेन का। इफ यस तो आप इस पे मुझे ड्यूटी पे कर दो, कोई वादा है नहीं हमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। सो आइडेंटिकल हो गया, सॉरी ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गया, अभी बढ़ते हम लोग वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स की तरफ। सो आइडेंटिकल गुड्स मतलब क्या, एग्जैक्टली सेम, सेम यूटिलिटी, सेम कलर, सेम ब्रांड। फर्स्ट चेक आइडेंटिकल गुड्स ऑफ द सेम ब्रांड, इफ नॉट अवेलेबल देन डिफरेंट ब्रांड। मतलब मान लेते हैं आपने ये पेन जो इंपोर्ट किए XYZ ब्रांड के इंपोर्ट किए, ठीक है, और वो XYZ एंड आप रिलेटिव है तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू ले नहीं सकते, राइट। तो हम देखेंगे आइडेंटिकल गुड्स, राइट। तो पहले मैं देखूंगा XYZ ब्रांड का आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू कितना है। अगर XYZ अवेलेबल नहीं है तो भाई चलो फिर दूसरा कौन सा ब्रांड है सिमिलर, मान लेते हैं सर एक PQR ब्रांड और मार्केट में अवेलेबल है तो मैं PQR ब्रांड का आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू दूंगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, राइट। तो आप लोगों को ये पूरा याद रखना है कैसे कि सर सब कुछ
सर ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं मिला तो मैं देखूंगा आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू। आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू मतलब क्या, एक्जैक्टली सेम, सेम यूटिलिटी, सेम कलर, सेम ब्रांड एंड सब सेम। पहले सेम ब्रांड का चेक करो, अगर सेम ब्रांड का नहीं मिला तो आप क्या चेक कर सकते हो, डिफरेंट ब्रांड का चेक कर सकते हो। सो अगर टीवी पे वैल्यूएशन हो गया तो इशू क्लोज। टीवी पे अगर नहीं हुआ तो आप क्या चेक करोगे, आइडेंटिकल गुड्स। अगर आइडेंटिकल गुड्स भी नहीं मिला तो आप क्या चेक करोगे, वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स। सिमिलर गुड्स में देखो हमने क्या कहा है, यूटिलिटी शुड बी सेम। जैसे ये रेड पेन भी राइटिंग पेन है और ये ब्लू पेन भी क्या है, राइटिंग पेन है। तो दोनों का यूटिलिटी सेम है, इसका भी यूटिलिटी है राइट करना और इसका भी यूटिलिटी राइट करना, बट एक रेड है और एक ब्लू है, राइट। सो यूटिलिटी सेम है बट देयर आर माइनर डिफरेंसेस। तो सिमिलर गुड्स में माइनर डिफरेंसेस आर अलाउड। अगेन यहाँ पे फर्स्ट चेक सिमिलर गुड्स ऑफ सेम ब्रांड, और अगर सेम ब्रांड अवेलेबल नहीं है तो आप सिमिलर गुड्स किसके चेक करोगे, डिफरेंट ब्रांड। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, ठीक है। मतलब अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू पे हो गया वैल्यूएशन तो ट्रांजैक्शन वैल्यू से कीजिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू से अगर नहीं हुआ तो आप जाइए आइडेंटिकल गुड्स पे, अगर इस पे भी नहीं हुआ तो आप जाइए सिमिलर गुड्स पे, इस पे भी नहीं हुआ तो आप कहाँ पे जाइए, डिडक्टिव मेथड पर, बराबर है। डिडक्टिव मेथड क्या कहती है, ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस डिडक्टिव मेथड टेल्स टू, ठीक है। अब डिडक्टिव मेथड क्या कहती है, डिडक्टिव मेथड क्या कहती है कि एक है एक्सपोर्टर, बराबर है, एक हमारे पास में कौन है, एक्सपोर्टर है, और एक हमारे पास में कौन है, इंपोर्टर, राइट। आप क्या चेक करो, ये आप सबसे पहले लो इंपोर्टर की सेल्स वैल्यू, मतलब जो प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट किया है ना उसकी सेल्स वैल्यू, इंपोर्टर उसको कितने रुपए में बेच रहा है, राइट। और इसमें से आप लेस करो, क्या लेस करो, ये जो इंपोर्ट हो चुका है ना, पोस्ट इंपोर्ट एक्सपेंसेस, पोस्ट इंपोर्ट एक्सपेंसेस आप उसमें से लेस करो, मतलब ये जो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है ना इसके बाद के खर्चे आप लेस करो, और जो बचा सर इसके ऊपर आप हमको कस्टम ड्यूटी पे करो। इसको कहते हैं डिडक्टिव मेथड। हम क्या कर रहे हैं, कुछ डिडक्ट कर रहे हैं। डिडक्ट कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इंपोर्टर के सेल्स वैल्यू ले रहा हूँ, जो भी प्रोडक्ट इंपोर्टर इंपोर्ट करेगा इंडिया में उसको आगे सेल्स तो करेगा ना, और वो सेल्स वैल्यू में से लेस करो पोस्ट इंपोर्ट एक्सपेंसेस, बराबर है। अब अगर आप मुझे कहोगे कि सर मान लेते हैं कि मैंने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया और रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिर मैंने सेल किया, तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप लोग अपनी सेल्स वैल्यू लो, इसमें से आपका जो प्रोसेसिंग का जो भी खर्चा हो रहा है, लेबर या फिर मशीनरी का कॉस्ट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, वो सब उसमें से आप लेस करो, आप आगे डिडक्टिव मेथड पर। सर व्हाट विल हैपन कि मैंने प्रोडक्ट को, मैंने फिनिश गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किया, उसको मार्केटिंग करके सेल कर दिया, तो सेल्स प्राइस जो रहेगी आपकी माइनस आपका मार्केटिंग का खर्चा, आप उसमें से लेस करो, आपका आगे आप लोग डिडक्टिव मेथड पर। बहुत सिंपल है, राइट। इन शॉर्ट डिडक्टिव मेथड में आप लोग क्या कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली ट्रांजैक्शन वैल्यू पर आ रहे हो, ठीक है। डिडक्टिव मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ द इंपोर्टर एज रिड्यूस्ड बाय एक्सपेंसेस आफ्टर इंपोर्ट, राइट। सो इंपोर्टर की जो सेलिंग प्राइस है वो एक्स अमाउंट, ठीक है, इसमें से आप लेस करोगे पोस्ट इंपोर्ट जो भी आपका खर्चा होगा, वो लेस करने के बाद में आपको जो मिलेगा इस प्राइस पे हम आपसे ड्यूटी मांगेंगे। इनडायरेक्टली हम लोग कहाँ पर आ रहे हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू पर आ रहे हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। देन अगला है कॉम्पिटिटिव मेथड। अब सर डिडक्टिव मेथड और कॉम्पिटिटिव मेथड में क्या फर्क है, आप लोग देखिए। कॉम्प्यूट नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ द एक्सपोर्टर, यहाँ पे ये पूछा कॉम्प्यूट नॉर्मल सेलिंग प्राइस किसकी, एक्सपोर्टर की। यहाँ पे हम लोग इंपोर्टर के बारे में बात कर रहे थे। तो कॉम्पिटिटिव मेथड में क्या होगा, हम लोग एक्सपोर्टर से उसकी कॉस्ट शीट बुलाएंगे, भाई आप आपकी हमें कॉस्ट शीट दीजिए, तो उसका जो भी है सारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, मार्केटिंग का कॉस्ट, प्रॉफिट ऐड करके हमको क्या मिलेगा, उसका अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो ये प्राइस पे हम लोग आप लोगों से कस्टम ड्यूटी मांगेंगे, यानी एक्सपोर्टर की जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है हम उस पर कस्टम ड्यूटी मांगेंगे। हम लोग कहेंगे कि भैया कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों रिलेटिव पार्टीज है, तो इस वजह से हम ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं ले सकते, और हमारे पास में सर आइडेंटिकल गुड्स भी अवेलेबल नहीं है, सर हमारे पास में सिमिलर गुड्स भी अवेलेबल नहीं है, सर डिडक्टिव मेथड भी हम कुछ कारण से अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो एक काम करो, जो एक्सपोर्टर है उसके आप हमको कॉस्ट शीट, नॉर्मल पर्सन को ये सब इसकी कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके कितने रुपए में बेचता है, वो प्राइस पे हम लोग आप लोग हमें यहाँ पर कस्टम ड्यूटी, सिंपल इज द रूल, राइट। और अगर ये मेथड 1 2 3 4 5 कुछ भी अप्लीकेबल नहीं रहा तो आप लोग क्या अप्लाई करोगे, रेसिडुअल मेथड,
एनी अदर मेथड एज मे बी स्पेसिफाइड। अगर डिपार्टमेंट आपको कोई और मेथड स्पेसिफाई करेगा तो आप लोग क्या यूज करोगे, वो थर्ड मेथड यूज करोगे या वो एंड मेथड यूज करोगे। ठीक है, और मैं एक बार आपको याद दिला दूं, ये सारी चीजें आपको अप्लाई करनी है सेम सीक्वेंस में, सेम ऑर्डर में, राइट। पहले ये अप्लाई करनी है, अगर इस पे आपको वैल्यूएशन मिल गया तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पे नहीं मिला तो आप जाओगे आइडेंटिकल गुड्स पे, आइडेंटिकल नहीं मिला तो आप जाओगे सिमिलर गुड्स पे, सिमिलर नहीं मिला तो आप जाओगे डिडक्टिव मेथड पर, डिडक्टिव नहीं मिला तो आप जाओगे कॉम्पिटिटिव मेथड पर, कॉम्पिटेड नहीं मिला तो आप जाओगे रेसिडुअल। एक बार फिर से देखते हैं सर, ट्रांजैक्शन वैल्यू अप्लाई करने की क्या कैसे करेंगे। इसके चार मेजर कंडीशन, जैसा देयर आर 4 कंडीशंस ऑफ अप्लाइंग ट्रांजैक्शन वैल्यू। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बायर एंड सेलर शुड नॉट बी रिलेटेड, मतलब इंपोर्टर और एक्सपोर्टर शुड बी अनरिलेटेड पार्टीज। देन हमने पढ़ा था सर द प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन, जो सेल्स प्राइस है इट मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन, राइट। जो एक्सपोर्टर का प्राइस है, जिस प्राइस पे वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। देन सेलर शुड नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन द इंपोर्टेड गुड्स, या इंपोर्टर का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें से कुछ शेयरिंग होना नहीं चाहिए। अगर ये चारों मेथड सेटिस्फाई हुआ तो हम लोग क्या वैल्यूएशन करेंगे, वी विल डू वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर ये चारों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम जाएंगे वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स में। तो आइडेंटिकल गुड्स मतलब क्या, एग्जैक्टली ट्विंस, यानी ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है हमारे पास में आइडेंटिकल गुड्स। सिमिलर गुड्स मतलब क्या सर, यूटिलिटी पर्पज सेम रहेगा लेकिन माइनर डिफरेंस हो सकता है। तो जैसे ये ब्लू एंड रेड पेन को हम कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों को जो हम कंपेयर कर रहे हैं ये क्या है हमारे पास में, ये क्या है हमारे पास में, सिमिलर गुड्स, राइट। और सिमिलर गुड्स में भी जब हम लोग लेने वाले हैं तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे सर एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, सेम यूटिलिटी सेम कलर होने चाहिए, और उसमें भी पहले हम लोग सेम ब्रांड का चेक करेंगे, सेम ब्रांड का नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट ब्रांड का चेक करेंगे। अगर सिमिलर नहीं मिला तो हम लोग जाएंगे डिडक्टिव मेथड के ऊपर जाएंगे, ठीक है। डिडक्टिव मेथड के बाद में हम लोग कहाँ पर जाएंगे, कॉम्पिटिटिव मेथड पर जाएंगे, फिर एंड में क्या पर जाएंगे हम लोग, रेसिडुअल मेथड पर जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ, ये सारी चीजें आप लोगों को याद है। तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कर ये सारी चीजें एक बार देख लीजिए, और मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, या करता हूँ अभी लगे तो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले आप लोग सब नोट डाउन कर लीजिए एंड देन आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन फिर से सुनिए। सबसे पहले वैल्यूएशन करना है कस्टम में, इंपोर्ट ड्यूटी का स्पेसिफिकली अगर देखना है तो पहले हम लोग वैल्यूएशन करेंगे बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन वैल्यू करने के लिए देयर आर 4 कंडीशंस। अगर ये चारों की चारों कंडीशंस अगर आपने सेटिस्फाई किया देन वैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, द बायर एंड सेलर शुड बी अनरिलेटेड पार्टीज। जो बायर है एंड जो सेलर है वो क्या होने चाहिए, अनरिलेटेड पार्टीज होने चाहिए। ये हमारा है फर्स्ट कंडीशन, राइट। ये होने चाहिए अनरिलेटेड, इसको हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे दैट द सेल्स प्राइस शुड बी दी सोल कंसिडरेशन। जो सेल्स प्राइस वो क्या होना चाहिए, हमारा सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, बराबर है। तीसरा, सेलर शुड नॉट हैव एनी कंट्रोल। और चौथा कि इंपोर्टर जो है वो सेल प्रोसीड में से सदार के साथ में कुछ भी चीज शेयर करे नहीं। अगर ये चारों कंडीशन आपने सेटिस्फाई किया देन वैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन। अगर ये चारों में से आपने कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया देन वैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल। आइडेंटिकल गुड्स मतलब क्या सर, एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली सेम मतलब क्या सर, सेम कलर, सेम डिजाइन, सेम यूटिलिटी। पहले आप आइडेंटिकल गुड चेक करो सेम ब्रांड का, मतलब जिस ब्रांड का आपने इंपोर्ट किया, जिसका आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं मिल रहा है, उसी ब्रांड का आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू चेक करो। अगर उसी ब्रांड का आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू नहीं मिला तो आप डिफरेंट ब्रांड भी ले सकते हैं। अगर आइडेंटिकल गुड्स भी आपको नहीं मिला तो आप जाओगे ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स के। सिमिलर गुड्स में हम लोग क्या देखते हैं, मेजर हमारा फोकस होता है यूटिलिटी शुड बी सेम, माइनर डिफरेंसेस शुड आर अलाउड, मतलब डिजाइन, कलर या छोटे मोटे डिफरेंसेस जो है वो अलाउड है। और इसमें सिमिलर में भी हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले हम लोग चेक करेंगे सेम ब्रांड का, सेम ब्रांड का नहीं मिला तो हम लोग क्या चेक करेंगे, डिफरेंट ब्रांड। अगर टीवी में भी वैल्यूएशन नहीं हो पाया, आइडेंटिकल गुड्स में भी वैल्यूएशन नहीं हो पाया, या फिर सिमिलर गुड्स में भी वैल्यूएशन नहीं हो पाया तो हम लोग चेक करेंगे वैल्यू ऑफ डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में हम लोग क्या चेक करते हैं कि हम लोग जो हमारा इंपोर्टर है उसका सेलिंग प्राइस लेते हैं, और इंपोर्टर के सेलिंग प्राइस में से हम लोग कुछ चीजें लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं,
एक्सपेंसेस आफ्टर इंपोर्ट, यानी पोस्ट इंपोर्ट आप जो भी खर्चा करते हो उसमें से वो क्या होता है, लेस होता है। और अगर ये भी नहीं मिला तो हम लोग क्या लेते हैं, कॉम्पिटिटिव मेथड। कॉम्पिटिटिव मेथड में हम लोग क्या लेते हैं, सेलर की यानी एक्सपोर्टर की नॉर्मल प्राइस, मतलब हम लोग क्या बुलाते हैं, जो एक्सपोर्टर है जनरली हम उसका कॉस्ट शीट बुलाते हैं और उसके कॉस्ट शीट में जो नॉर्मल प्राइस है हम वो लेते हैं। और अगर ये पांचों नहीं लगा तो हम लोग क्या लेते हैं, रेसिडुअल मेथड। आपको ये याद रखना है बिकॉज इन चारों पांचों जो भी कॉलम हेडिंग्स आप लोग या मेथड्स के टाइप आप लोग पढ़ रहे हो उसके ऊपर शॉर्ट नोट पे आ चुका है। अब अगर सवाल पूछे कि सर प्रैक्टिकल जनरली किस पर आता है, तो जनरली प्रैक्टिकल इज आस्क्ड बेस्ड ऑन माय ट्रांजैक्शन। मोस्ट ऑफ द केस में प्रैक्टिकल आता है ट्रांजैक्शन के केस में, यानी अभी तक के अगर आप लोग देखना है तो 90% ऑफ द केसेस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है ये हम लोग समझेंगे आज, बट मैं आपको बताऊं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, अभी लेट अस प्रोसीड, ठीक है। सो सबसे पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू समझते हैं, उससे पहले कंसेप्ट रिलेटेड टू एफओबी वैल्यू एंड सीआईएफ वैल्यू हम लोग समझ लेते हैं, राइट। क्योंकि ये जो सीआईएफ वैल्यू आप लोगों को वर्ड जो दिख रहा है, राइट, ये है ट्रांजैक्शन वैल्यू और असेसेबल वैल्यू अंडर कस्टम्स, अगर आप टीवी मेथड फॉलो करते हो, ठीक है। बट सीआईएफ आने के लिए हमें पहले एफओबी वैल्यू समझना पड़ेगा। फ्रेट ऑन बोर्ड और फ्री ऑन बोर्ड से हम लोग कहाँ पर आएंगे, सीआईएफ, बराबर है। सो सीआईएफ निकालना मतलब आप लोग प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए आ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ अभी, दीज आर ओनली फॉर कस्टम रिलेटेड, है ना। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया कस्टम, तो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कस्टम के लिए। कॉस्टिंग के रिलेटेड या अकाउंटिंग से रिलेटेड मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट दी कस्टम्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट एक बार समझ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म सीआईएफ वैल्यू। सो सबसे पहले देख लेते हैं हम एक्टिविटीज और इवेंट्स अप टू द प्लेस और पॉइंट ऑफ एक्सपोर्ट। व्हाई सर, व्हाई दिस यू आर सेइंग, एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ एक्सपोर्ट के समय, ये जो आपका पॉइंट ऑफ एक्सपोर्ट है, इस पॉइंट पर जो एक्सपोर्टर की कॉस्ट है या प्राइस है, ठीक है, इस प्राइस को या इस कॉस्ट को कहते हैं हम लोग एफओबी वैल्यू, ठीक है, एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ एक्सपोर्ट के समय। और ये पॉइंट ऑफ एक्सपोर्ट के आगे जो भी खर्चा होगा वो ऐड किया जाएगा सीआईएफ वैल्यू। मतलब इस पॉइंट के आगे का जो भी खर्चा होगा वो ऐड करके, वो सारा खर्चा प्लस प्लस करके हमें क्या मिलेगा, सीआईएफ वैल्यू। समझ लेते हैं पहले क्या क्या एक्टिविटीज होती है। सबसे पहले एक्सपोर्टर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में ये जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है इसका क्या करेगा, वो पैकिंग करेगा। पैकिंग करने के बाद इसका क्या करेगा, वो लोडिंग करेगा। एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट के प्लेस पे लेके जाने के लिए लोडिंग करेगा। लोडिंग करने के बाद में इसका ट्रांसपोर्ट होगा अप टू द प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट। और फिर आने के बाद में, ये ट्रांसपोर्ट होने के बाद में ये एक्सपोर्ट के लिए आएगा, बराबर है। ये जो पॉइंट आप लोगों को मिला है, ये जो पॉइंट आप लोगों को अभी दिख रहा है, ये पॉइंट ऑफ या प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट, इसको कहते हैं हम लोग एफओबी फॉर कस्टम्स। इसको हम क्या कहते हैं, एफओबी वैल्यू फॉर कस्टम्स। यानी एग्जैक्टली एक्सपोर्ट करते समय, एग्जैक्टली एट द पॉइंट ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्टर की कितनी कॉस्ट है या एक्सपोर्टर का कितना प्राइस है, उसको मैं क्या कहता हूँ, मेरा एफओबी, उसको हम कहते हैं हमारा एफओबी। फिर ये होने के बाद में आपका एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा, राइट। नाउ एक्सपोर्ट इज स्टार्टेड, राइट। अब एक तो आप बाय सी करोगे या बाय एयर करोगे एक्सपोर्ट, तो इसमें क्या क्या आएगा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस आएगा। क्या आएगा इसमें, फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऐड करेंगे, क्योंकि प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट से प्लेस ऑफ इंपोर्ट, मतलब अगर आप यूएसए से इंडिया में आ रहे हो तो यूएसए से इंडिया में आने तक का जो इंश्योरेंस है या जो फ्रेट है या ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा, वो सब ऐड करेगा। वो सब ऐड करने के बाद, वो सब ऐड करने के बाद मतलब कैरेज, फ्रेट एंड इंश्योरेंस फ्रॉम प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्ट आर एडेड इन एफओबी वैल्यू टू अराइव एट सीआईएफ वैल्यू। वो सब ऐड करने के बाद में आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सीआईएफ वैल्यू मिलेगा। एंड दिस सीआईएफ वैल्यू इज असेसेबल वैल्यू अंडर माय कस्टम्स। इट इज माय असेसेबल वैल्यू अंडर माय कस्टम्स, बराबर है। ये इसके आगे का जो भी खर्चा, वंस इंपोर्ट इज कंप्लीटेड, इसके आगे का जो भी खर्चा है, यहाँ से सर क्लियरेंस लेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर फैक्ट्री में जाएंगे, फैक्ट्री में अनलोडिंग करेंगे,
ये कोई भी कॉस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। इग्नोर एक्सपेंसेस पोस्ट इम्पोर्ट, दीज आर नॉट टू बी एडेड, दीज आर टू बी कंप्लीटली इग्नोर। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि सर व्हाट डू यू मीन बाय एफओबी वैल्यू। एफओबी वैल्यू मतलब क्या कि एक्सपोर्टर के लिए एग्जैक्टली एट द पॉइंट ऑफ एक्सपोर्ट पे जो भी खर्चा होगा वो उसको कहेंगे हम लोग एफओबी वैल्यू। मतलब उसमें क्या क्या आएगा एफओबी वैल्यू के लिए, उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट आएगा, राइट, प्लस प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट, पीओई मीन्स प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट, वहां का जाने के लिए ट्रांसपोर्ट लॉस आएगा, प्लस वहां के लिए जो भी लोडिंग करेगा या कुछ और खर्चा करेगा वो सब आएगा, राइट। वो सब ऐड करने के बाद जो प्राइस मिलेंगे उसको हम क्या कहेंगे एफओबी वैल्यू, बराबर है। फिर एफओबी वैल्यू में हम लोग ऐड क्या करेंगे, फ्रेट एंड इंश्योरेंस क्रू ऐड करके हमको क्या मिलेगा, सीआईएफ वैल्यू मिलेगा। और ये सीआईएफ वैल्यू आने के बाद इसके बाद का जो भी खर्चा उसे ऐड करने की जरूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। आगे बढ़ते हुए, ठीक है, अगेन मेथड्स ऑफ वैल्यू में वैल्यूएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू देख रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं या बोल दूं कि कुछ पॉइंट्स अगर आप लोगों को अभी कंफ्यूजिंग लगे या समझ में नहीं आए तो उसकी चिंता नहीं करने का, क्योंकि इनका लिंक सीधे प्रैक्टिकल्स में। तो वो जब हम प्रैक्टिकल्स पढ़ेंगे वहां पर जब हम ये रूल्स और ये मेथड्स जब हम अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको और क्लियर होते जाएगा, अरे हाँ वहां पर ये रूल पढ़ा था, अरे हाँ वहां पर हमने उस वीडियो में ऐसा देखा था, इसके लिए यहाँ पर ऐसा करें। तो रिविजन एंड स्टडी दोनों टुगेदर चलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में सबसे पहले हमारे पास में एफओबी चाहिए, एफओबी वैल्यू फॉर एक्सपोर्टर, राइट। और एफओबी वैल्यू में हम लोग क्या ऐड करेंगे, फ्रेट, इंश्योरेंस और एनी अदर चार्जेस, राइट। और फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऐड करने के इसके अपने रूल्स है। इसके रूल्स क्या आप लोग देखिए। सो फ्रेट हम कौन सा ऐड कर रहे हैं, फ्रॉम प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्ट का फ्रेट ऐड कर रहे हैं। एक्सपोर्टर के प्लेस के बाद में प्लेस ऑफ इम्पोर्ट करके फ्रेट ऐड कर, ये प्लेस ऑफ इम्पोर्ट के बाद वाला फ्रेट मुझे ऐड नहीं करना है, राइट। या फिर जो एक्सपोर्टर है उसने अपने फैक्ट्री से एक्सपोर्ट करने के लिए प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट तक का जो ट्रांसपोर्ट चार्ज वो भी ऐड नहीं करना है। प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड प्लेस ऑफ इंपोर्ट इन दोनों के बीच का जो फ्रेट है मुझे वो ऐड करना है। अब अगर आप बाय वाटर रूट आ रहे हो, अब अगर आप बाय वाटर रूट आ रहे हो और क्वेश्चन में एक्चुअल सी फ्रेट आपको दिया है, इफ एक्चुअल सी फ्रेट इज गिवन देन ऐड दैट एक्चुअल सी फ्रेट, इफ एक्चुअल सी फ्रेट इज गिवन देन ऐड दैट एक्चुअल सी फ्रेट। और अगर एक्चुअल सी फ्रेट नहीं दिया है या फिर फ्रेट इज अनअसर्टेनेबल तो ऐड कितना करना है, 20% ऑफ एफओबी वैल्यू। तो जो भी आपका एफओबी वैल्यू है, ये जो वैल्यू दिया रहेगा एफओबी वैल्यू, इसका कितना ऐड करना है हमें, 20%, अगर एक्चुअल दिया नहीं है। ठीक है, अब अगर आप बाय एयर आ रहे हो, एयर में फ्रेट के नाम पे आप ऐड करते हो लोअर ऑफ बिलो। ये जो नीचे हम देख रहे हैं इसमें से विचएवर इज लोअर, एक तो एक्चुअल एयर फ्रेट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा या फिर 20% ऑफ एफओबी वैल्यू विचएवर इज, ठीक है। यानी सी फ्रेट में, सी फ्रेट में कोई अपर लिमिट नहीं है। मतलब सी में अगर आप बाय वाटर या बाय सी आ रहे हो तो उसमें सिंपल क्या देखना है आपको, एक्चुअल देखना है। अगर आपको एक्चुअल दिया है तो, राइट, इफ एक्चुअल इज गिवन तो आप लोग क्या देखोगे, एक्चुअल देखोगे, राइट। इफ एक्चुअल इज गिवन देन जस्ट लुक एट द एक्चुअल प्राइस, उसको ऐड करो, वो कितना भी हो जाए, एफओबी का 20% के ऊपर या कम भी क्यों ना हो। अगर एक्चुअल नहीं दिया है तो फिर आप कितना ऐड करो, 20% ऑफ एफओबी बाय सी आ रहे हो। लेकिन अगर आप बाय एयर आ रहे हो तो विचएवर इज लो, मतलब मान लेते हैं आपको कहा कि एफओबी जो प्राइस है वो कितना है, $1000 मान लेते हैं ऐसा। और क्वेश्चन में कहा कि एक्चुअल एयर फ्रेट जो है वो $300 का है, तो आप क्या देखोगे, सर एक्चुअल कितना है 300, और एफओबी 1000 का 20% कितना होता है, 200 होता है, विचएवर इज लो, तो आप फ्रेट के नाम पे एयर में कितना ऐड करोगे, 200। वही अगर ये सी होता तो ये पूरा का पूरा। और सर अगर एक्चुअल नहीं दिया तो दोनों केस में कितना ऐड होगा, 20% ऑफ एफओबी विच इज $200। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। फ्रेट एक बार फिर से बता दूं, फ्रेट मतलब क्या, तो सर फ्रेट मतलब प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट से लेके तो प्लेस ऑफ इंपोर्ट तक का ट्रांसपोर्ट है, उसका फ्रेट के बात करते हैं। इसमें दो पार्ट्स हो सकते हैं, आप बाय सी आ सकते हो, मतलब बाय वाटर आ सकते हो या बाय एयर आ सकते हो। बाय सी अगर आ रहे हो आप और एक्चुअल फ्रेट अगर दिया है तो ऐड करना है आपको एक्चुअल फ्रेट। एक्चुअल फ्रेट अगर नहीं दिया है तो आपको ऐड कितना करना है, 20% ऑफ एफओबी। अगर आप बाय एयर आ रहे हो तो एक्चुअल एयर फ्रेट और 20% ऑफ एफओबी विचएवर इज लोअर।
ठीक है, अब आते हैं इंश्योरेंस की तरफ। इंश्योरेंस अगेन कौन सा, प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट से लेके प्लेस ऑफ इंपोर्ट तक का इंश्योरेंस, राइट। तो इंश्योरेंस में बड़ा ही सिंपल है, ये रूल सी प्लस एयर दोनों के लिए कॉमन रूल है ये। अगर एक्चुअल इंश्योरेंस आपको दिया है या असर्टेनेबल है तो ऐड करो एक्चुअल वैल्यू एफओबी में, और अगर एक्चुअल नहीं दिया है या एक्चुअल अनअसर्टेनेबल है तो ऐड कितना करो 1.125% ऑफ एफओबी वैल्यू। एफओबी वैल्यू कितना 1.125%। आई होप आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। सो ट्रांजैक्शन वैल्यू के तहत मेथड में वैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एफओबी वैल्यू। एफओबी वैल्यू मतलब क्या, जो एक्सपोर्टर के लिए एक्जैक्टली प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट के समय जो प्राइस है जो कॉस्ट है उसका हो गया एफओबी वैल्यू। उसमें आप ऐड करोगे फ्रेट एंड इंश्योरेंस। कौन सा फ्रेट एंड इंश्योरेंस, प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट से लेके प्लेस ऑफ इंपोर्ट के बीच का खर्चा। प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट से लेके प्लेस ऑफ इंपोर्ट के बीच का जो भी खर्चा होगा वो एफओबी में आप ऐड करोगे, राइट। वो ऐड करने के लिए अगर आप बाय वाटर रूट से आ रहे हो फ्रेट में, और एक्चुअल वाटर रूट से आने के बाद मतलब अगर आप बाय सी आ रहे हो और एक्चुअल फ्रेट दिया है तो ऐड करो एक्चुअल, और अगर एक्चुअल नहीं दिया है तो ऐड कितना करोगे आप 20% ऑफ एफओबी में। अगर आप बाय एयर आ रहे हो तो बाय एयर में आने के समय फ्रेट ऐड होगा लोअर ऑफ बिलो। लोअर ऑफ बिलो में मतलब क्या, एक तो एक्चुअल या फिर 20% ऑफ एफओबी वैल्यू, ये हो गया फ्रेट। फ्रेट के बाद ऐड करना है आपको इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या आएगा, अगर एक्चुअल दिया है या असर्टेनेबल है तो एक्चुअल प्राइस, और एक्चुअल नहीं दिया या असर्टेनेबल नहीं है तो 1.125% ऑफ एफओबी वैल्यू आप ऐड करोगे इन द नेम ऑफ इंश्योरेंस। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग नोट डाउन करके और पूछना। अब इनमें ट्रांजैक्शन वैल्यू में एज इंक्रीज बाय ये वर्ड हमने यूज किया, मतलब ये सारे नंबर आप ऐड कर रहे हो, राइट। फ्रेट ऐड कर रहे हो, फ्रेट ऐड कर रहे हो और इंश्योरेंस ऐड कर रहे हो। मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो फ्रेट एंड इंश्योरेंस जो आप ऐड कर रहे हो, दिस फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये जो आप ऐड कर रहे हो इसको हम कहते हैं मैंडेटरी एडिशन। ये मैंडेटरी, मतलब क्वेश्चन में कुछ दिया है नहीं दिया है, क्वेश्चन साइलेंट भी अगर है तो एफओबी में आपको फ्रेट एंड इंश्योरेंस तो ऐड करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया है अगर एक्चुअल नहीं है तो 20%, असर्टेनेबल नहीं है तो 1.125%, राइट। तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस ये क्या है, मैंडेटरी एडिशन, ये आपको ऐड करना ही करना है, चाहे क्वेश्चन में एक्सप्रेसली कुछ दिया है या नहीं दिया है या क्वेश्चन साइलेंट ही करो। एज फार एज दिस अदर चार्जेस आर गिवन, एज फार एज दिस अदर चार्जेस इज कंसर्न, these are to be added only if these are provided or given in the question। only if क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिए तो ही ऐड करना है, अदरवाइज इनको ऐड करने की जरूरत हमें नहीं है। वी डिड नॉट टू ऐड, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। सो आगे बढ़ते समय हम लोग अगेन ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही है, हम लोगों ने फ्रेट देख लिया, इंश्योरेंस देख लिया। अब अदर चार्जेस में बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अदर चार्जेस में, बराबर है। जैसे कमीशन, कमीशन हो सकता है, डिजाइनिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, रॉयल्टी हो सकता है, बराबर है, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब इनको करने के लिए मैं आपको एक थंब रूल बता देता हूँ, राइट। ये थंब रूल आपको सिर्फ अभी सुन लेने का है, लॉजिक वॉजिक के पीछे पढ़ने का नहीं है। सर बोल रहे हैं इसके सुन लो, प्रैक्टिकल जब करेंगे तब हम इसको देखेंगे, राइट। तो अदर चार्जेस करने के लिए ये जो मैं आपको थंब रूल बता रहा हूँ इसको हम दो पार्ट में बांटेंगे, ब्रैकेट इन टू, ठीक है। एक हम कहेंगे कमीशन, ठीक है, और एक हम कहेंगे अदर। अदर्स मतलब व्हाट, अदर देन कमीशन। कमीशन में कमीशन दो तरीका का हो सकता है, ठीक है। एक हो सकता है बाइंग कमीशन और एक हो सकता है अदर, मतलब नॉन बाइंग कमीशन, राइट। अब इसमें याद रखना बाइंग कमीशन शुड नॉट बी एडेड। बाइंग कमीशन है तो उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, बाइंग कमीशन के अलावा अगर कोई कमीशन है तो उसको ऐड करना, सिंपल, समझ में आया। तो एक हो गया हमारा कमीशन। सर क्वेश्चन में बोला बाइंग कमीशन तो ऐड करने का नहीं, बाइंग कमीशन के अलावा और कुछ कमीशन बोला तो उसको ऐड करना, बाइंग कमीशन नॉट टू बी एडेड, अदर देन बाइंग कमीशन टू बी एडेड। अदर्स मतलब रॉयल्टी, डिजाइनिंग, मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग, कुछ भी नाम से कुछ भी दिया है तो देखने का कि अगर वो फॉरेन करेंसी में है
फॉरेन करेंसी या फिर फॉरेन कंट्री में है तो ऐड करो, तो उसको ऐड करो, ठीक है। लेकिन अगर वो इंडियन करेंसी में है यानी कि रुपीज में है या फिर अगर वो इंडिया में है देन डोंट ऐड, तो ऐड करने की जरूरत नहीं। आई होप आप लोगों को क्लियर है। मैं आप लोगों को ये अदर्स के लिए एक बार फिर से बता देता हूँ। अदर्स को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक होगा कमीशन, ठीक है। कमीशन के दो टाइप, एक होगा बाइंग कमीशन और एक होगा अदर्स। बाइंग कमीशन नॉट एडेड, बाइंग कमीशन को आपको ऐड नहीं करना है। अदर वाला कमीशन ऐड, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। एक कमीशन के अलावा बाकी के सारे खर्चे जैसे रॉयल्टी, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस एक्सेट्रा, इसके भी दो पार्ट। सर फॉरेन कंट्री में है, फॉरेन कंट्री और फॉरेन करेंसी, तो क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे। इंडिया में है या सर रुपीज में है देन क्या करेंगे हम, नॉट, राइट। सिंपल याद रखने का। अब सर ये आपने बाइफर्केशन क्यों कहा है ये आपको बाद में आके समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको याद दिला दूं, बाइंग कमीशन मतलब होता है फॉरेन करेंसी में या फॉरेन में पे किया जाता है। इसके लिए दो अलग अलग रूल बनाते हैं हम लोग। हाउ इट इज टू बी डन हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तब के तब देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अदर चार्जेस के लिए हम लोग देखते हैं। अदर एडिशंस इफ गिवन इन दी क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया होगा तो ऐड करेंगे, अदरवाइज ये फ्रेट तो मैंडेटरी है, इंश्योरेंस तो क्या है, मैंडेटरी। अदर्स टू बी एडेड ओनली दे आर गिवन इन द क्वेश्चन। सबसे पहले कमीशन एंड ब्रोकरेज अदर देन बाइंग कमीशन, अदर देन बाइंग कमीशन, बाइंग कमीशन के अलावा, मतलब बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा। दैट इज इफ पेड इन इंडिया और गिवन इन इंडिया इज एडेड, मतलब कमीशन अगर इंडिया में है या फिर रुपीज में है, इंडिया में है या फिर रुपीज में, तो क्या करने का, ऐड करने का, तो इसको प्लस करने का। अदरवाइज ऐड करने का नहीं, मतलब फॉरेन में कमीशन है या फॉरेन करेंसी में कमीशन तो ऐड करने का नहीं। एनी अदर चार्जेस सच एज कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, पैकिंग, रॉयल्टी एक्सेट्रा, किसी भी नाम से दे सकते हैं, इफ अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया और पेड इन फॉरेन कंट्री एडेड, दैट इज इन इंडिया और इंडियन रुपीज इज नॉट एडेड। मतलब ये अगर फॉरेन कंट्री में है या फॉरेन करेंसी में है तो क्या करोगे आप, इसको ऐड करो, अदरवाइज ऐड करने वाला नहीं है। देखो ए एंड बी थोड़े उल्टे चल रहे हैं, ए एंड बी थोड़े रिवर्स गियर में चलते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, ठीक है। चल बढ़ते आगे हम लोग। तो एफओबी फ्री ऑन बोर्ड और फ्रेट ऑन बोर्ड वैल्यू मतलब प्राइस और कॉस्ट एट द प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट, हमने पहले पढ़ लिया है। सीआईएफ कैरेज इंश्योरेंस फ्रेट मतलब क्या, एफओबी वैल्यू प्लस कैरेज और फ्रेट और प्लस इंश्योरेंस, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जो मैंने अभी बताया ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए या क्लियर है। इन्हीं पार्ट्स को एक बार फिर से देखते हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू टू बी इंक्रीज बाय, सबसे पहले क्या ऐड होगा, फ्रेट ऐड होगा, राइट। फ्रेट मैंडेटरी है, राइट, और इसके अलावा इंश्योरेंस भी मैंडेटरी है, राइट। दिस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस ये दोनों क्या है, मैंडेटरी है, कंपलसरी आपको ऐड करना ही है, चाहे क्वेश्चन कुछ बोले या नहीं बोले, बराबर है। फ्रेट में क्या, तो सर एक तो सी फ्रेट हो सकता है, राइट। सी फ्रेट में अगर एक्चुअल दिया तो सर ऐड करो एक्चुअल, अगर एक्चुअल नहीं दिया तो क्या ऐड करेंगे, 20% ऑफ एफओबी, राइट। अब अगर आप बाय एयर आ रहे हो, राइट, तो एक्चुअल एयर फ्रेट और 20% ऑफ एफओबी व्हिचएवर इज लेस। इंश्योरेंस में अगर एक्चुअल दिया है तो ऐड करो एक्चुअल, एक्चुअल नहीं दिया तो ऐड करो 1.125% ऑफ एफओबी वैल्यू। अगर ये चार्ट समझ में नहीं आ रहा तो इग्नोर करो, जो हमने पिछला चार्ट पढ़ा है वो और ये दोनों सेम है। एनी अदर चार्जेस इफ गिवन इन द क्वेश्चन तो ऐड होगा, जिसमें हमने कमीशन और बाकी का अलग अलग पढ़ा, राइट। सो assessable value of imported goods is equal to free on board या freight on board value plus insurance and plus freight, right। आगे बढ़ने से पहले बिफोर वी प्रोसीड एक बार क्विकली हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने अभी तक के क्या क्या पढ़ा है, वॉट एवर यू हैव स्टडीड। एक बार हम लोग क्विकली पीछे जाके एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव बैक, पीछे जाते हैं हम लोग फटाफट एक बार, और जो भी हमने अभी तक के पढ़ा है एक बार क्विकली रीलुक करते हैं ताकि आप लोगों को और भी क्लैरिटी आ जाए और कुछ किंतु परंतु ना रहे, ठीक है। सो वी वर स्टडिंग वैल्यूएशन प्रैक्टिकल के हिसाब से, राइट। सो वैल्यूएशन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ी है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन पढ़ी है। मैं क्विकली रन थ्रू करूंगा अभी, ठीक है।
और ये वैल्यूएशन के जो भी रूल्स है, ये सारे रूल आपको कहाँ पे अप्लाई करने हैं, सीक्वेंशियल ऑर्डर में अप्लाई करने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई करने हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने कुछ और चीज़ें देखी है जो एक बार क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन में सर टोटल 6 मेथड है। सबसे पहले आप लोग चेक करोगे ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू में अगर वैल्यूएशन हो गया तो ठीक है, वो नहीं मिला तो हम लोग क्या देखेंगे, टीवी ऑफ आइडेंटिकल गुड्स देखेंगे। टीवी ऑफ आइडेंटिकल गुड्स नहीं मिला तो टीवी ऑफ सिमिलर गुड्स देखेंगे। टीवी ऑफ सिमिलर गुड्स नहीं मिला तो हम डिडक्टिव मेथड लेंगे। डिडक्टिव मेथड नहीं मिला तो हम लोग कॉम्पिटिव मेथड लेंगे। कॉम्पिटिव मेथड नहीं मिला तो हम लोग क्या लेंगे, रेसिडुअल मेथड लेंगे। ये जब हमने पढ़ा तो ये पढ़ते समय हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, राइट। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन में सबसे पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू, देन आइडेंटिकल गुड्स, सिमिलर गुड्स, डिडक्टिव मेथड, कॉम्पिटिंग मेथड एंड देन रेसिडुअल मेथड। इसमें कुछ कंडीशंस देखी, 4 कंडीशंस कि सर सेलर शुड नॉट हैव एनी कंट्रोल, है ना, प्राइस शुड बी द सेल कंसिडरेशन, सेल प्रोसीड को आप शेयर मत करो और दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब सेटिस्फाई हुआ तो वैल्यूएशन बेस्ड करोगे ट्रांजैक्शन वैल्यू पे। ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं मिला तो आप लोग देखोगे टीवी ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, जिसमें आता है एग्जैक्टली सेम में सेम यूटिलिटी सेम कलर, राइट। पहले आप लोग चेक करोगे सेम ब्रांड का नहीं मिला तो आप लोग किसका चेक करोगे, अदर ब्रांड्स का, ठीक है। आइडेंटिकल गुड्स नहीं मिला तो वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स लेंगे, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, यूटिलिटी सेम रहेगी, कुछ माइनर चेंजेस हो सकते हैं, राइट, ट्विंस नहीं होनी चाहिए, राइट। सो माइनर डिफरेंस पहले आप चेक करोगे सेम ब्रांड का, फिर आप चेक करोगे अदर ब्रांड का। ये नहीं मिला तो क्या चेक करोगे, डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ द इंपोर्टर एज रिड्यूस्ड बाय द एक्सपेंसेस आफ्टर इंपोर्ट। ये नहीं मिला तो हम लोग क्या चेक करेंगे, कॉम्पिटिटिव मेथड। कॉम्पिटिटिव मेथड में जो आपका सेलर है उसका हम लोग नॉर्मल सेलिंग प्राइस देंगे, राइट। वो नहीं मिला तो हम लोग क्या चेक करेंगे, रेसिडुअल मेथड चेक करेंगे। और सारे मेथड आपको कैसे अप्लाई करनी है, सेम सीक्वेंस में सेम ऑर्डर में अप्लाई करनी है, राइट। ये सब जब हमने पढ़ा तो ये सब होने के बाद हम लोग कुछ कंसेप्ट की तरफ बढ़े थे, राइट, जहाँ पे हमने एफओबी और सीआईएफ वैल्यू समझा था फॉर कस्टम के लिए। इसमें क्या चेक करता है सर, एफओबी वैल्यू मतलब क्या सर, कि प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट के लिए जो एक्सपोर्टर को प्राइस आई है उसको हम कहते हैं एफओबी वैल्यू। इस एफओबी वैल्यू में अगर हम लोग ऐड करते हैं फ्रेट एंड इंश्योरेंस, राइट, वो ऐड करने के बाद में हमको क्या मिलता है, सीआईएफ वैल्यू मिलता है, राइट। और ये सीआईएफ वैल्यू मेरा एसेबल वैल्यू है और इसके आगे का जो खर्चा है यानी इम्पोर्ट होने के बाद का जो खर्चा है वो ऐड होने वाला नहीं है, राइट। इसमें फिर हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी कि वैल्यूएशन में ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड में एफओबी वैल्यू में 2 मैंडेटरी एडिशन, एक फ्रेट और इंश्योरेंस, और अदर अगर दिए क्वेश्चन में तो ऐड होंगे। फ्रेट और इंश्योरेंस में अगर आप बाय वाटर आ रहे हो या बाय सी आ रहे हो, एक्चुअल फ्रेट दिया तो आप लोग ऐड करोगे एक्चुअल फ्रेट अगर नहीं दिया तो आप कितने ऐड करोगे, 20% ऑफ एफओबी ऐड करोगे। और अगर आप बाय एयर आ रहे हो तो लोअर ऑफ बिलो एक्चुअल फ्रेट और 20% ऑफ एफओबी विच एवर इज लो। इंश्योरेंस में अगर असर्ट अनेबल है तो एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस आप ऐड करेंगे, अगर अनअसर्ट अनेबल है तो ऐड कितना करोगे, 1.15% ऑफ एफओबी वैल्यू, राइट। और देन इसके अलावा अदर चार्जेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिए है, इफ दे आर गिवन स्पेसिफिक इन द क्वेश्चन देन ओनली दे आर एडेड। इसमें सबसे पहले आप देख करते हो कमीशन एंड ब्रोकरेज, अगर बाइंग कमीशन है तो ऐड करना नहीं है, बाइंग के अलावा कुछ है तो हम ऐड करेंगे। मतलब अगर इफ पेड इन इंडिया और गिवन इन इंडिया तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, राइट। एनी अदर चार्जेस जैसे रॉयल्टी वगैरह अगर फॉरेन कंट्री में फॉरेन करेंसी में तो ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड करने वाले नहीं, राइट, ठीक है। सो इसी को हमने चार्ट फॉर्मेट में भी देखा था। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो असेसेबल वैल्यू या इस पार्ट पे प्रैक्टिकल कैसे आ सकते हैं, ठीक है। 2 अलग अलग पार्ट में आपको प्रैक्टिकल आ सकते हैं, ठीक है। एक आपको एफओबी वैल्यू रेडीमेड दे दिया, ठीक है, आपको एफओबी वैल्यू रेडीमेड दिया है तो आप इसमें क्या ऐड करो आप इसमें फ्रेट, ठीक है, जो भी सिचुएशन में जैसा भी है। फिर आप इसमें ऐड करो इंश्योरेंस, ठीक है, फ्रेट ऐड करो, इंश्योरेंस ऐड करो, लास्ट में जो बचा आपका क्या बचा, सीआईएफ वैल्यू बचा, ठीक है। ये सीआईएफ वैल्यू जो है यही क्या आपका असेसेबल वैल्यू। फिर सीआईएफ वैल्यू अगर फॉरेन करेंसी में तो इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो, तो एक्सचेंज रेट सीबीसी का या सीबीआईसी का यूज करना है, कैसे यूज करना है मैंने आपको बताया है पहले। आपका आ गया एवीएम रुपीज, या फिर आपको कई बार एफओबी वैल्यू ना देते हुए फैक्ट्री कॉस्ट देंगे। आपको अगर क्वेश्चन में फैक्ट्री कॉस्ट दिया है तो अगर आपको क्वेश्चन में फैक्ट्री कॉस्ट दिया है तो सबसे पहले आप लोग लो फैक्ट्री कॉस्ट। इस फैक्ट्री कॉस्ट में सारे आप ऐड करो एक्सपेंसेस अप टू द प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट वाले, सब ऐड करने के बाद में आप लोगों को क्या मिला है, एफओबी वैल्यू मिला है, बराबर है।
आप जैसे ही एफओबी पे आ गए, अगेन यू रीच एट द सेम पॉइंट, ऐड करो फ्रेट, इंश्योरेंस आ गया आप सीआईएफ। दोनों पार्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पार्ट पे अगर क्वेश्चन आया तो जनरली 4 मार्क का होगा, राइट। इस पार्ट पे क्वेश्चन आया तो जनरली 8 मार्क या फिर 9 मार्क का होगा, ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को, राइट। सो ये जो सिर्फ रेफरेंस के लिए, ये हमने पहले वाले लेक्चर्स में भी देखा है, राइट, कि पहले हम लोग ए भी लेते हैं, फिर बेसिक कस्टमर ऐड करते हैं, फिर उसमें सोशल वेलफेयर सर्चार्ज ऐड करते हैं, फिर आईजीएसटी ऐड करते हैं, फिर कंपनसेशन सेस वगैरह ऐड करके टोटलिटी पेबल आती है। फॉर रेफरेंस ओनली है, हमने पहले कुछ लेक्चर्स देखे, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को पहले के लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो याद है। अगर आप लोगों को वो याद नहीं है तो पहले आप जाके वो चीज़ें देख लीजिए, ठीक है। सो आज हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रुक रहे हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग इसके प्रैक्टिकल्स एंड बाकी की सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए आज हम एंड वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।